सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं जल विद्युत उत्पादन के विषय में। जल विद्युत उत्पादन, और ये हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। और अभी मैं उत्तर प्रदेश के विषय में आपको एक शॉर्ट जानकारी दे दूंगी जिसमें से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन कौन से हैं, यानी कि कहाँ कहाँ बांध बना करके नदियों पर हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, रिहंद जल विद्युत परियोजना, इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 जुलाई 1954 को सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर किया था। इस परियोजना का नाम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। रिहंद जल विद्युत परियोजना, याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है, किस जिले में है, और इस परियोजना का नाम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं ओबरा जल विद्युत केंद्र पर। ओबरा जल विद्युत केंद्र देखिए, यह रिहंद बांध से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में ओबरा नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक दूसरा बांध बनाया गया है जिसे हम ओबरा बांध कहते हैं, यानी कि रिहंद नदी पर ही यह बांध बनाया गया। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है, तो रिहंद बांध पर ही बनाया गया है। याद रखिएगा, रिहंद नदी पर ही बनाया गया है और यह भी सोनभद्र जिले में स्थित है। दोनों के बीच की जो दूरी है रिहंद बांध और ओबरा जल विद्युत केंद्र की, वो 25 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए माता टीला जल विद्युत गृह, तो यह विद्युत गृह ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, माता टीला जल विद्युत गृह यह ललितपुर जिले में स्थित है। सबसे पहले तो आपको ललितपुर का नाम याद रखना है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है और यह किस नदी पर बना हुआ है, तो बेतवा नदी पर। तो माता टीला जल विद्युत गृह बेतवा नदी पर बना हुआ है और यह ललितपुर जिले में स्थित है। इसे मध्य प्रदेश के सहयोग से बनाया गया। यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो कौन सी परियोजना है या कौन सा जल विद्युत गृह है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है, तो माता टीला जल विद्युत गृह, याद रखिएगा। फिर है कृषि और सिंचाई, तो उत्तर प्रदेश के में कृषि और सिंचाई के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक तथा भौगोलिक संरचनाओं के कारण पशुपालन एवं कृषि की दृष्टि से एक संपन्न प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुओं के आधार पर फसल का वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए, रबी की फसल के बारे में, खरीफ की फसल के बारे में और जायद की फसल के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से ये तीनों फसलें बोई जाती हैं। तो सबसे पहले रबी की फसल में आपको पता है जिस टाइम गेहूं बोया जाता है उसी टाइम पर जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों। आप ठंडक में ही तो मटर खाते हो, नवंबर से मटर आप खाने लगते हो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये प्रक्रिया चलती जाती है। ठीक है, तो ये मसूर, सरसों, अलसी, जिसे हम तीसी भी बोलते हैं, जिसे हम फ्लैक्सीड भी बोलते हैं, लाही, आलू एवं तंबाकू, ये सब रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अक्टूबर नवंबर में बैठाते हैं और इसे हम मार्च अप्रैल तक इसको हम कट कर लेते हैं खेतों में से। ठीक है, इसके बाद खरीफ की फसलों के अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, सनई, जूट, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना, ये सब आते हैं। ये सब खरीफ के अंतर्गत आते हैं। तो चावल यानी कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब धान के साथ ही बैठाए जाते हैं। ठीक है, अब जायद की फसलों पर आते हैं। तो जायद की फसल के अंतर्गत खीरा, तरबूज, खरबूजा, लौकी, परवल, मूंग, लोबिया, ये सब आते हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के फलों, उत्तर प्रदेश में अगर हम फलों की बात करें, कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनका उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, तो आम है, अमरूद है, आंवला है, केला। आपको पता है जो प्रतापगढ़ में आंवला पाता है हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, वो विदेशों में भी जाता है। तो प्रतापगढ़ जिला जो है वो आंवले की वजह से ही फेमस है। जो भी आंवला आप जूस आप पीते हो अपने घरों में, उसमें से मैक्सिमम आप देखोगे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से आया हुआ होता है।
केला है, केला भी उत्तर प्रदेश में बोया जाता है, खेती की जाती है। इन फलों की लीची, नींबू, संतरा, ये सब, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने चैप्टर को खत्म कर लिया। अब यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के बारे में ये छोटी सी जानकारी जो है इसको हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश एक राज्य है और इसकी राजधानी लखनऊ है। कब से लखनऊ है? 1921 से ही उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? लखनऊ है। इसका पूर्व नाम क्या था? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था। तो उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। जैसे आज हम बंबई को कहते हैं मुंबई, पहले इसका क्या नाम था? बंबई, ठीक है। तो इस तरीके से नाम, जैसे पहले हम बेंगलोर कहते थे, अब हम बेंगलुरु कहते हैं, सेम वैसे ही पहले उत्तर प्रदेश को हम कहते थे संयुक्त प्रांत। क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत। फिर है राज्य की विधिक रूप से, यानी कि संविधान पूर्वक कब उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956। अब उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। यानी कि राजकीय भाषा का मतलब क्या होता है? जिसमें सारा काम होता है उत्तर प्रदेश में। राजकीय भाषा यानी कि राजकाज की जो भाषा है, जैसे हमको कोई भी सूचना देनी होती है या सदन में कोई बातचीत कर रहा है तो वो हिंदी में ही कर रहा है, ठीक है। और दूसरी भाषा क्या है? उर्दू है। पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है। अब यहाँ का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। फिर है राजकीय पक्षी, तो सारस अथवा क्रॉन्च, ठीक है, सारस अथवा क्रॉन्च, इसको सारस को क्रॉन्च भी बोलते हैं। फिर है राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? अशोक है। और राजकीय पुष्प यानी कि राजकीय फूल क्या है उत्तर प्रदेश का? तो ये है पलास। जनवरी 2011 से राजकीय पुष्प क्या है? पलास है। अब राजकीय चिन्ह देख लेते हैं। तो एक वृत्त में 2 मछलियां इस तरीके से ऐसे बनी होती है दोस्तों। 2 मछलियां बनी होती हैं, 2 मछलियां बनी होती हैं और तीर धनुष का निशान होता है बीच में। तीर धनुष का निशान होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है उसमें, इस तरीके से। और ये चिन्ह कब से है? 1938 से ही यह स्वीकृत है। 1938 से ही ये चिन्ह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, ठीक है। आप देखोगे जो पुलिस की वर्दी होती है उसमें इसी तरीके का चिन्ह बना होता है उनकी टोपियों पर। उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए विधानमंडल। तो विधानमंडल द्विसदनात्मक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, ठीक है। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। फिर है विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? हमारे उत्तर प्रदेश में कितने विधायक बन सकते हैं? तो टोटल 403 और एक एंग्लो इंडियन होता है इसमें से, तो टोटल 404 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखेंगे अब हम विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 100 होती है टोटल। एक एंग्लो इंडियन को लेकर के टोटल 100 होती है। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 404, एक एंग्लो इंडियन को जोड़कर, और विधान परिषद की सीटों की संख्या 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यानी कि कितने विधायक होते हैं टोटल? तो 404। और विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 100, टोटल करेक्ट 100, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विषय में आज आप लोगों ने जाना दोस्तों। और ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी यानी कि पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर हमने जल विद्युत केंद्रों के बारे में पढ़ा, कौन सा किस नदी पर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की कहाँ पर मिट्टी है, कैसे कहाँ पर किस किस भाग में बांटा गया है, किस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश है इसको अलग अलग प्रकार से इसका जो प्राकृतिक विभाजन है वो किया गया है, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया था। उत्तर प्रदेश के किस दिशा में कौन सा राज्य स्थित है या कौन सा देश स्थित है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश आज पूरा यहाँ पर समाप्त हो गया। अब यहाँ पर हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला चैप्टर हमारा वो है पर्यावरण प्रदूषण एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए हर विषय की, तो इसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपके 4th सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो पाए सारे विषयों की।
वीडियोस आपको टाइम से मिल पाए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अच्छे से देखते हो सारे वीडियोस को और पसंद भी करते हो दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर भी आपको सारे विषयों की क्लासेस मिल जाएंगी, सारे विषयों के मास्टर क्लास मिल जाएंगे। तो सारे विषयों को देखते रहिए, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, वो भी करते रहिए। और थोड़ा सा भी अगर कहीं भी डाउट होता है किसी भी विषय में तो आप लोग तुरंत कमेंट किया करिए। अगर आप कमेंट करोगे तो आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा। कहीं कोई डाउट है या ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको आगे की प्रक्रिया क्या करनी है नहीं समझ में आ रहा है, तो इन सभी के लिए यहाँ पर मैं आपको नंबर दे रही हूँ 7705 95 45 49। ठीक है, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है और इस नंबर पर आप कांटेक्ट करोगे तो आप देख लोगे सारे के सारे विषयों की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी आपको। सारे विषयों की चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अलग से आपको कहीं से कोई मटेरियल खरीदना नहीं पड़ेगा अगर आप सिंपली हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लेते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों। जय हिंद।